बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो जैसा कि पिछले क्लासों से हम देख रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम जिसे देख रहे हैं वो है हमारा पूर्व मध्यकाल। ठीक है, ये आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूँ कि मध्यकालीन भारत में हमें ये 6 टॉपिक पढ़ने हैं, और इन जो 6 टॉपिक है इन 6 टॉपिक्स में से हम अभी चल रहे हैं फर्स्ट टॉपिक में। ठीक है, ये 5 टॉपिक हमारे बाद में होने हैं, तो ये 6 टॉपिक में से हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, और ये आज हमारा जो है ये पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल का ये चौथा भाग है। ठीक है, तो आज बेसिकली हम जो पूर्व मध्यकाल है इस पूर्व मध्यकाल में आज हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास पर चलेंगे। ठीक है, तो ये रहा दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, तो दक्षिण भारत के इतिहास का ये मैंने फिगर बनाया है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। दक्षिण भारत का जो इतिहास है इसको हम लोग 100 से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच में रखते हैं। हम लोग 100 से 1200 ईस्वी तक का काल देखते हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत के इतिहास को जो है ये समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि इस तरह से पढ़ाऊं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो और सारे कन्फ्यूजन क्लियर हों। दक्षिण भारत के इतिहास को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला जो है ये है संगम काल, और दूसरा हम जो अभी पूर्व मध्यकाल है वो वाला पार्ट। ठीक है, तो संगम काल के अंतर्गत 100 से लेकर के 300 ईस्वी तक का काल आता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से हम चेर, चोल और पांडे ये 3 राजवंशों को देखते हैं। ठीक है, ये जो संगम काल है इसका मैंने वीडियो प्राचीन काल वाले जो टॉपिक है उसमें कवर करा दिया है, तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है तो वो इसी वीडियो के आप चले जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं वहाँ पर संगम काल के वीडियो का लिंक दे दूँगा। 2 वीडियो हैं, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, तो यहाँ से आपका उम्मीद है कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये कवर हो चुका है। आज के टॉपिक में जो हम कवर करेंगे ये हम करेंगे दक्षिण भारत का इतिहास 500 से लेकर के 1200 ईस्वी तक। ठीक है, तो इस कालखंड के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से 5 जो खंड है ये मैंने बांटा है। इसमें आज हम पहला वाला देखेंगे चालुक्यों का इतिहास, इसी तरह से नेक्स्ट हम आगे जाएंगे पल्लव, उसके बाद में हम राष्ट्रकूट, फिर पल्लव, फिर चोल, और फिर अन्य राजवंशों के बारे में देखेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चोल यहाँ पर भी है। ठीक है, चोल यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा और चोल यहाँ पर भी दिख रहा है। जी हाँ, चोल दक्षिण भारत में हम 2 बार पढ़ते हैं, ये परवर्ती चोल है और ये उत्तरवर्ती चोल है, और दोनों के बीच में कई सौ सालों का अंतर है। ठीक है, एक बार चोल जो है यहाँ पे शक्तिशाली हुए थे, फिर इनका पतन हो जाएगा और दोबारा फिर से ये पूर्व मध्यकाल वाले टॉपिक में आएंगे, और जब ये दोबारा चोल आएंगे तो ये ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं दक्षिण भारत के इतिहास पर। बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये वाला जो टॉपिक है ये हम लोग संगम काल में देख चुके हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं, ये क्या चीज़ें थी, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात यह है कि विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में और तुंगभद्रा नदी तक जो विशाल फैला हुआ क्षेत्र था, इस क्षेत्रों में प्राचीन काल में वाकाटकों का राज्य था। जिस समय भारत में गुप्त लोग शासन कर रहे थे उस समय जो है ये दक्षिण भारत में वाकाटकों का राज्य था। ठीक है, और इसका विस्तार जो था ये इस तरह से, जो आज हमारा दक्षिण भारत देखते हैं हम, ये नीचे वाला क्षेत्र भी जो इंडिया का है, ये जो है यहाँ से लेकर करीब करीब ये जो नीचे वाला भी आपको दिख रहा है, ये वाला भाग जो है ये दक्षिण भारत है, और इसी के बारे हम पढ़ रहे हैं। इसका विस्तार विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में और तुंगभद्रा नदी तक ये क्षेत्र विस्तृत था। ठीक है, प्राचीन काल में ये जो मैंने अभी मैप बनाया था, इस क्षेत्र को दक्षिणा पथ के नाम से जाना जाता था। अशोक वगैरह के काल में ये दक्षिणा पथ कहलाता था। ठीक है, वाकाटकों ने यहाँ पर 6ठी शताब्दी तक लगभग शासन किया था। ठीक है, और 6ठी शताब्दी के आसपास में वाकाटकों का जब शासन समाप्त हुआ, वाकाटकों का पतन हुआ, तो यहाँ पर चालुक्य वंश वालों ने अपना शासन स्थापित कर लिया। एक चालुक्य हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, वो गुजरात का चालुक्य वंश अलग है, ये चालुक्य वंश जो है ये दक्षिण भारत का है। ठीक है, वो चालुक्य या सोलंकी वंश से इसको मत जोड़िएगा, ये अलग चालुक्य वंश है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर जो दक्षिण भारत के बारे हमने बात की, इसके बारे में हमें मुख्य रूप से निम्नलिखित वंशों का अध्ययन करना है। इसमें सबसे पहला वंश जो हम देखेंगे वो होगा हमारा चालुक्य वंश, जिन्होंने वाकाटकों के बाद में अपनी शक्ति स्थापित कर ली थी। ठीक है, चालुक्य के बाद में हम लोग देखेंगे राष्ट्रकूट वंश, फिर हम लोग देखेंगे पल्लव वंश, फिर देखेंगे चोल, और फिर अन्य छोटे छोटे राजवंशों को देखेंगे। तो आज का जो क्लास होने वाला है, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे
चालुक्यों के बारे में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे चालुक्य। ठीक है, ये जो चालुक्य थे, ये चालुक्य वंश 3 भागों में बटे हुए थे। राजधानी के आधार पर इनका नाम है। जो चालुक्य वातापी को राजधानी बनाकर राज्य कर रहे थे उनको कहा जाता है वातापी के चालुक्य। जिनकी राजधानी वेंगी में थी उनको कहा जाता है वेंगी के चालुक्य, और जिनकी राजधानी कल्याणी में थी उनको कहा जाता है कल्याणी के चालुक्य। यानी आज हमें 3 चालुक्य वंश को देखना है। एक देखना है वातापी का चालुक्य, एक वेंगी के चालुक्य और एक कल्याणी के चालुक्य। तीनों चालुक्य ही थे, लेकिन इनकी राजधानी वातापी थी, इनकी राजधानी वेंगी थी और इनकी राजधानी कल्याणी थी, जिसके कारण ये वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य कहलाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले चालुक्य वंश में मैंने एक यहाँ पे आपको एक चार्ट बना दिया है। इस चार्ट को आप दिमाग में रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, प्रश्न भी इस तरह से पूछे जाते हैं। चालुक्य वंश जो है इनकी 3 शाखाएं थी, हमने अभी बात किया। जिनकी राजधानी वातापी थी वो वातापी के चालुक्य कहलाए, जिनकी राजधानी कल्याणी थी वो कल्याणी के चालुक्य, और जिनकी राजधानी वेंगी थी वो वेंगी के चालुक्य कहलाए। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी राजधानी। तो ये जो वातापी था ये बीजापुर के पास था, जो कल्याणी था ये हैदराबाद के पास था, और ये जो वेंगी है ये आंध्र प्रदेश के पास है। मैप में अगर आपके पास हो तो इसमें दिमाग में रखने का थोड़ा प्रयास करेंगे, आसानी होगी। अब बात करते हैं संस्थापकों की। तो वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे जयसिंह। ठीक है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक जो थे ये थे तैलभ द्वितीय, और वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक जो थे ये थे विष्णुवर्धन। संस्थापक आपको बिल्कुल याद रखना है हर वंश का। ठीक है, अब आइए अंतिम शासक की बात करते हैं। वातापी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक जो हैं ये थे कीर्तिवर्मन। कल्याणी के चालुक्य वंश के जो अंतिम शासक थे ये थे तैलभ द्वितीय, और वेंगी के चालुक्य वंश का ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग डैश मार देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 चालुक्य वंश की राजधानी और इनके संस्थापक और अंतिम शासकों को आप याद रखिएगा। अब एक एक करके हम लोग चलेंगे तीनों राजवंशों में। पहले हम देखेंगे वातापी के चालुक्यों को। तो आइए चलते हैं। तो ये हमारा है सबसे पहला वातापी के चालुक्य। चलिए, वातापी के जो चालुक्य वंश है इनका संस्थापक जो थे ये थे जयसिंह। ठीक है, अभी मैंने बात किया था। जयसिंह ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक रूप से वातापी के चालुक्यों की शक्ति को स्थापित करने का श्रेय जाता है पुलकेशिन प्रथम को। इसीलिए वातापी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुलकेशिन द्वितीय को, क्योंकि पुलकेशिन प्रथम को, द्वितीय नहीं है ना। तो पुलकेशिन प्रथम के समय ही वातापी के चालुक्यों की शक्ति स्थापित हुई, इसीलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राजधानी की अगर बात करते हैं तो इनकी राजधानी थी वातापी, और मैंने पहले ही बताया था ये वातापी बीजापुर के पास है। और वातापी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था इसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। इस पुलकेशिन द्वितीय को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और अभी मैं आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको कवर करा देता हूँ। ठीक है, आइए बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय। सबसे पहला प्रश्न बनता है इनकी उपाधि को लेकर। तो इनकी उपाधि थी दक्षिण पथेश्वर, पृथ्वी वल्लभ और सत्याश्रय। तो ये 3 उपाधियां थी पुलकेशिन द्वितीय की। ठीक है, अगली बात, अजंता के गुफा चित्र में एक राजा को फारसी दूत मंडल का स्वागत करते दिखाया गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि अजंता के गुफा चित्रों में फारसी दूत मंडल का स्वागत करते किस राजा को दिखाया गया है। तो ये जो राजा थे ये एक्चुअल में थे पुलकेशिन द्वितीय। तो ये भी हो जाएगा। अब आइए, चालुक्यों के जो अभिलेख हैं उन अभिलेखों में जिस भाषा का उल्लेख हुआ है वो भाषा थी संस्कृत। याद रखिएगा, चालुक्यों के जो अभिलेख है इनमें प्रयुक्त भाषा का नाम है संस्कृत। ठीक है, एक अभिलेख है एहोल अभिलेख, जिसको पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया था। याद रखिएगा, एहोल अभिलेख किसका है, तो पुलकेशिन द्वितीय का। इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, हर्षवर्धन एक महान राजा थे। ये कोई भी युद्ध नहीं हारे थे, लेकिन एकमात्र युद्ध जो हारे थे ये पुलकेशिन द्वितीय से हारे थे, और ये हारे थे नर्मदा नदी के तट पर। और इस बात की चर्चा मिली है एहोल अभिलेख में। एहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने
नर्मदा नदी के किनारे उत्तर भारत के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था। या उत्तर भारत नहीं कहें, संपूर्ण आर्यावर्त के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था। अब पराजित किया तो इस अवसर पर इन्होंने खुश होकर एक उपाधि धारण की थी, परमेश्वर। ठीक है, आपको प्रश्न पूछेगा तो परमेश्वर किसकी उपाधि, तो ये पुलकेशिन द्वितीय की है। और कब इन्होंने धारण किया था, तो जब इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया, उस समय इन्होंने उपाधि धारण की, क्या, परमेश्वर की। क्लियर हो गया। अब पुलकेशिन द्वितीय जो थे एक वीर बहादुर राजा थे, युद्ध वगैरह करते रहते थे। तो पुलकेशिन द्वितीय ने एक बार युद्ध के दौरान अपने समकालीन पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन को हरा दिया था। ठीक है, देखिए इसे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, आने वाले समय में पल्लव वंश जब पढ़ेंगे तब। यहाँ याद रखिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को हराया, और जब हरा दिया तो उनकी राजधानी, पल्लव राजा जो महेंद्र वर्मन है, इसकी राजधानी कांची थी, कांची को रौंद डाला था, यहाँ काफ़ी लूटपाट मचाई थी। यानी पुलकेशिन द्वितीय ने एक तो पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को हराया और दूसरा किसको हराया, हर्षवर्धन को हराया। ठीक है, आइए अब देखते हैं और क्या क्या इन्होंने किया। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है, इन पुलकेशिन द्वितीय के एक सामंत थे, यानी कि इसके एक मंत्री थे जिसका नाम था गंगराज। ठीक है, इस गंगराज ने एक व्याकरण का ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था शब्दावतार। प्रश्न बनेगा शब्दावतार किसका ग्रंथ है, तो व्याकरण ग्रंथ है। और इसके लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे गंगराज, और गंगराज जो थे ये पुलकेशिन द्वितीय के सामंत थे। ठीक है, इसके बाद 642 ईस्वी की बात है। 642 में अभी याद कीजिए, जिस पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को इन्होंने हराया था, उसी महेंद्र वर्मन का पुत्र होता है नरसिंह वर्मन प्रथम। और नरसिंह वर्मन प्रथम अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए हमला करता है पुलकेशिन द्वितीय पर, और पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरह से हरा देता है। और इस हार को न सह पाने के कारण पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। समझ में आ रही है बातें। बात यह है कि पुलकेशिन द्वितीय ने जिस महेंद्र वर्मन को हराया था, जिस पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को हराया था, उसी पल्लव शासक महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन होता है, और वो हमला करता है और पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरह से पराजित करता है। ठीक है, और इसकी राजधानी वातापी में लूटपाट करता है जैसे इन्होंने की थी, और इस हार को न सह पाने के कारण पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। और इसके पश्चात जो है वातापी के चालुक्य वंश का धीरे धीरे पतन हो जाता है। ठीक है, राजा बनते हैं इनके बाद भी, लेकिन योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में यह वंश पतन की ओर चला जाता है। इसके बाद जो अगला वंश हमें देखना है वो है कल्याणी के चालुक्य वंश। तो बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? अगर बातें समझ में आ रही हैं तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बातें समझ में आनी चाहिए। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और नोट्स बना करके पढ़ाई कीजिए, मज़ा आएगा पढ़ने में। आइए अब हम बात करते हैं कल्याणी के चालुक्य वंश। ठीक है, इस वंश का पहला पॉइंट बनेगा कि इस वंश के संस्थापक कौन थे, तो इस वंश के संस्थापक थे तैलक द्वितीय। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी वही कल्याणी थी, या कभी कभी कल्याणपुर भी लिख देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कल्याणी या कल्याणपुर इनकी राजधानी थी, जो हैदराबाद, वर्तमान में हैदराबाद शहर के निकट में है। अब इस वंश के शासकों को देखते हैं। तो इस वंश का एक प्रमुख शासक है जिसका नाम है सोमेश्वर प्रथम। ठीक है, ये सोमेश्वर प्रथम, और इसी समय से इस वंश का पतन भी हो जाएगा। सोमेश्वर प्रथम के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी ये था कोप्पम का युद्ध। जब मैं आपको चोल वंश पढ़ाऊंगा तो ये कोप्पम का युद्ध हम फिर से चर्चा में लाएंगे इसको। ठीक है, ये कोप्पम का युद्ध सोमेश्वर प्रथम और चोल राजाधिराज प्रथम के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, अब इस राजाधिराज प्रथम ने इस युद्ध में सोमेश्वर प्रथम को हरा दिया, लेकिन देखिए कौन हारा, राजाधिराज जीत गया। ठीक है, और हार गया सोमेश्वर प्रथम। ठीक है, अब चोल राजा जीत जरूर गया था, लेकिन युद्ध के घावों के चलते उसकी रणभूमि में ही मृत्यु हो जाती है, यानी राजाधिराज युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। युद्ध भूमि में ही राजाधिराज का एक भाई होता है जिसका नाम था राजेंद्र द्वितीय, वह राजा बनता है। इसका मैं पूरा डिटेल आपको एक चार्ट बना करके चोल में बताऊंगा, यहाँ जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लीजिए खाली यहाँ पे। तो राजेंद्र द्वितीय बनता है। ठीक है, अब राजेंद्र द्वितीय के बाद में
एक और चोल राजा बनता है जिसका नाम होता है वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र ने युद्ध करके ये जो सोमेश्वर प्रथम होते हैं या चालुक्य होते हैं, इनकी शक्ति को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। ठीक है, राजाधिराज के बाद राजेंद्र द्वितीय बनता है और राजेंद्र द्वितीय के बाद में कौन बनता है, तो ये वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र जो है ये सोमेश्वर प्रथम या चालुक्यों की शक्ति को ध्वस्त कर देता है और ये वीर राजेंद्र जो है ये दबाव डालता है सोमेश्वर प्रथम पर कि तुम गद्दी छोड़ दो। सोमेश्वर प्रथम दबाव में आकर के गद्दी छोड़ देता है और अपने जगह अपने भाई विक्रमादित्य IV को, है ना, विक्रमादित्य चतुर्थ को राजा बनाता है। यानी अब वीर राजेंद्र के दबाव में सोमेश्वर जो है ये गद्दी से उतर जाता है और इसके बदले में इसका भाई गद्दी पर बैठता है जिसका नाम होगा विक्रमादित्य चतुर्थ। ठीक है, अब विक्रमादित्य जो चतुर्थ है, इस विक्रमादित्य चतुर्थ के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य चतुर्थ इस वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है। ठीक है, अभी हमने जिस चोल राजा को देखा, वीर राजेंद्र को, जिसने दबाव डाल करके सोमेश्वर को गद्दी से हटाया था, उसी वीर राजेंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया विक्रमादित्य चतुर्थ के साथ। अब जैसे ही चोल और चालुक्यों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, चोल और चालुक्य के बीच लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है और इनके संबंध मित्रतापूर्ण हो जाते हैं। तो यहीं पर से विक्रमादित्य IV के समय से चोल और चालुक्य के संबंध मित्रतापूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये विक्रमादित्य IV के साथ, विक्रमादित्य चतुर्थ के साथ वीर राजेंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। ठीक है, अब विक्रमादित्य के दरबारी कवि जो थे, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विक्रमादित्य के 2 दिग्गज दरबारी कवि थे। एक का नाम था विल्हन, जिसने विक्रमांक देवचरित नामक पुस्तक लिखी थी। यही विक्रमादित्य की जीवनी लिखा हुआ है। तो विक्रमांक देवचरित्र लिखा विल्हन ने और विज्ञानेश्वर ने दूसरी पुस्तक लिखी जिसका नाम था मिताक्षरा। ये हिंदुओं का सिविल कोड यानी हिंदुओं की विधि ग्रंथ है, जिसमें तलाक, संपत्ति, जो विधि होते हैं ना हिंदुओं के रीति विधि, वो सब के बारे में ये लिखी हुई पुस्तकें हैं। तो याद रखना है, विक्रमादित्य के दरबारी थे विल्हन और विज्ञानेश्वर। विल्हन ने जो पुस्तक लिखी इसका नाम है विक्रमांक देवचरित और विज्ञानेश्वर ने जो लिखी इसका नाम है मिताक्षरा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया विक्रमादित्य चतुर्थ का काल खत्म। अब विक्रमादित्य चतुर्थ के बाद में जो चालुक्य हैं, इनकी कोई खास उपलब्धि नहीं थी। अब हम चलते हैं अंतिम चालुक्य वंश, जिसका नाम है वेंगी के चालुक्य वंश। ये चालुक्य वंश उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, इसमें सिर्फ आप संस्थापक और राजधानी याद रख लेंगे। ठीक है, तो वेंगी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक था इसका नाम था विष्णुवर्धन। इनकी राजधानी जो थी ये थी वेंगी, आंध्र प्रदेश में। और इस वंश के जो अंतिम शासक थे ये विजयादित्य थे। ये उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, इनको नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा। वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक को आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा जो आज का टॉपिक हमने शुरू किया था, चालुक्य वंश। तो इसमें हमने तीनों चालुक्यों को देख लिया, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा जो दक्षिण भारत का ये चैप्टर था ये यहीं पे ख़त्म होता है। अगले क्लास में हम चलेंगे इससे आगे। अगले क्लास में जो हम लोगों को देखना है वो कौन सा वंश हो जाएगा, तो ये वंश हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। तो अगले क्लास में हम राष्ट्रकूटों को देखेंगे। देखिए, एक ही बार में मैं चाहता तो ये पूरा वीडियो बना देता और अपलोड भी कर देता, लेकिन इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आता और आप लोगों को दिक्कत आती। इसीलिए छोटे छोटे वीडियो बनाकर मैं एक एक पर अलग अलग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो आप लोग इसका लाभ उठाइए और इसे समझिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।